हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन वालिया। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एसएसटी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो हमारे सीटेट जूनियर पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। जैसे कि सबसे पहले प्रश्न की मैं बात करूं तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1651 में बंगाल में हुगली नदी के किनारे फैक्ट्री स्थापित की थी। तो वो किस लिए की थी, क्या उनका मेन उद्देश्य था? 1651 में जो बंगाल में हुगली नदी के किनारे उन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। तो जैसे कि ऑप्शन हम लोग देखें तो उसमें है कि इंग्लैंड को निर्यात करने हेतु सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए, या फिर मसालों को खरीद कर उन्हें इंग्लैंड भेजने के लिए, या ऑप्शन नंबर थर्ड है कि स्थानीय किसानों से नील खरीद कर उसे इंग्लैंड भेजने के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि एक आधार स्थापित करने के लिए जहां से अपना काम चला सके। ये बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्हें एक आधार, एक अड्डा, एक बेस चाहिए था जहां से वो अपना व्यापार कर सके। तो इसीलिए उन्होंने बंगाल में एक बड़ा केंद्र बनाया हुगली नदी के किनारे पर। तो वो था अपना आधार स्थापित करने के लिए जहां से वो अपना काम चला सके। तो अच्छा क्वेश्चन है। और ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे इंडिया में 1600 ईस्वी में आई महारानी एलिजाबेथ के प्रथम शासनकाल के दौरान। और यहाँ पर उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री जो स्थापित करी थी वो सूरत में की थी, और वह अस्थायी फैक्ट्री थी। इसके अलावा उन्होंने मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी के अंदर अपनी स्थायी फैक्ट्री की स्थापना करी थी। मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की बात करें। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। क्यों? तो ऐसा उन्होंने क्यों किया था? तो क्या मंगोलों से बचने के लिए, मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए, या ऑप्शन नंबर सेकंड है कि दक्षिण शासकों को दंडित करने के लिए, या ऑप्शन नंबर थर्ड है अपने साम्राज्य को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि दौलताबाद एक केंद्र था एक शक्ति का, सत्ता का। उसके बाद ऑप्शन नंबर है हमारा कि उत्तरी भारत से उसे पर्याप्त राजस्व प्राप्त नहीं हो पा रहा था। तो इनमें से कौन सा सही आंसर चला जाएगा? तो वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो वो है 1857 के विद्रोह के परिणाम के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन ब्रिटिश संसद के द्वारा लाया गया था? देखो, 1857 में रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ हमारे भारत के अंदर, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई थी और भारतीय जो शक्ति थी वो हार गई थी। और इसी शक्ति के हारने के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक बिल पारित हुआ था जो भारत में क्राउन का शासन लाया था। भारत में क्राउन का शासन जो आया वो 1858 में आया। महारानी विक्टोरिया का शासन भी इसे कहा जाता है। और उसी दौरान उन्होंने मतलब ब्रिटेन वालों ने कि ब्रिटिश संसद के अंदर एक बिल पारित किया था। तो वो बिल पारित क्या दर्शाता है? क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारा कि पठान और सिख सैनिकों के ब्रिटिश भारतीय आर्मी में शामिल होने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, या ऑप्शन नंबर सेकंड है कि देश के सभी शासन अध्यक्षों को यह चेतावनी दी जाएगी कि यदि ये किसी भी विद्रोह का समर्थन करते हैं तो उनके विरुद्ध सैन्य कार्रवाई की जाएगी। ऑप्शन नंबर थर्ड होगा कि ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य को भारत के लिए एक राज्य सचिव, एक स्टेट सेक्रेटरी नियुक्त किया जाएगा। क्या ये सही है? क्या ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि उन प्रभुत्वशाली हिंदू और मुस्लिम नागरिकों की जमीन और संपत्ति जब्त कर ली जाएगी जिन्होंने 1857 के विद्रोह में समर्थन किया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में बिल पारित हुआ था? तो वो था ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट है। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य को अब भारत में राज्य सचिव की नियुक्ति की जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर ये ऑप्शन बिल्कुल सही चला जाएगा। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न की बात करें तो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारा कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा सन 1857 में निम्नलिखित में से कौन सा 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे? मतलब हमारे इंडिया के अंदर 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे। तो वो कौन से शहरों में किए गए थे 1857 के बाद या उसके उसी दौरान पर? ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि कोलकाता मद्रास मुंबई में, या फिर कोलकाता मद्रास बनारस में, या कोलकाता मुंबई पंजाब में,
ठीक है, तीसरा ऑप्शन है, या ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि कोलकाता, मुंबई, दिल्ली में। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट है। क्यों? क्योंकि यहाँ कोलकाता, मद्रास और मुंबई, देखो ये 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी ब्रिटिश की, और तीनों प्रेसिडेंसी में उन्होंने 3 विश्वविद्यालय की स्थापना की थी 1857 में। तो कोलकाता, मद्रास और मुंबई। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो वो है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अनाज को शहर के बाज़ारों में भेजने के लिए बंजारों का प्रयोग किया था? कई सारे बंजारे उसने अपनी सेना में रखे थे, और जो अनाज हुआ करता था उस अनाज को वो शहर मतलब एक बाज़ार में उतारते थे, और वहाँ से क्या करते थे, फिर उसको सेल कराते थे एक अपना रेट देकर, जिस तरीके से सरकार का रेट होता है अपना। तो वो किस शासक ने किया था? क्या बलबन ने किया, क्या फिरोज शाह तुगलक ने किया, क्या मोहम्मद बिन तुगलक ने किया, क्या अलाउद्दीन खिलजी ने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो वो है निम्नलिखित में से किस आदिवासी समाज को खेल में विभाजित किया गया था? मतलब खेल एक हमारे खेलों में विभाजित कर दिया गया था, जिस तरीके से खेलों में डिवाइड कर दिया जाता है रीजन को, कि भाई ये वाला खेल है, ये वाला ये होगा, मतलब अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया स्पोर्ट्स के। तो क्या वो गोंड एक जनजाति वाले को किया गया, आदिवासी को, क्या अहोम को किया गया, क्या भील को किया, ये भील है यहाँ पर मील लिखा हुआ है, या क्या वो संथाल को किया गया, संचाल लिखा हुआ है, भाई थोड़ा सा मिस्टेक होगी है ना, टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है ना। तो क्या गोंड, क्या अहोम, भील या संथाल? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट है। क्योंकि सुनो क्योंकि अहोम साम्राज्य असम में चलता था, और असम के एक आसपास वाले रीजन में था, बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था, ठीक है, अहोम साम्राज्य, जिसे खेल में विभाजित गया था। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें क्वेश्चन की, तो वो है ऐतिहासिक स्थल क्या होता है? या ऐतिहासिक स्थल वह होता है जहाँ इतिहास जिए लोग या ऐतिहासिक वाले लोग जुटते हैं। क्या फिर ऑप्शन नंबर सेकंड है कि इतिहासकार इतिहास लिखते हैं, या ऑप्शन नंबर थर्ड है अतीत की स्मृति शेष या अवशेष मिलते हैं, या ऑप्शन नंबर फोर्थ है उत्खनन के क्रियाकलाप होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट है। क्यों? क्योंकि थर्ड ऑप्शन में क्या कहा गया है कि अतीत के स्मृति शेष, मतलब प्राचीन या पहले टाइम के जो स्मृति शेष हमें मिले हैं, एविडेंस मिले हैं, उस एविडेंस के आधार पर ही उस स्थान को ऐतिहासिक स्थल कहा जाता है। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो वो है कि कॉमन एरा क्या है? व्हाट इज द कॉमन एरा? ठीक है, तो ये क्वेश्चन बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि कॉमन एरा क्या है। ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन करने को नया एरा कहा जाता है। क्या ऑप्शन नंबर सेकंड है क्रिश्चियन एरा, जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है, क्या उसे कॉमन एरा कहा जाता है? या आदेश जारी करने के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत भारतीय एरा को कॉमन एरा कहा जाता है? क्या ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि हिंदू एरा और इस्लामिक एरा के सम्मिश्रण से विकसित किया गया एक नया एरा कॉमन एरा कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिसको दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा मानते हैं लोग, स्वीकार करते हैं, तो जिसके आधार पर अपना कार्य चलाते हैं, कामकाज होते हैं, पढ़ाई होती है, तो वो एक क्रिश्चियन एरा हमारे पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, इसीलिए क्रिश्चियन एरा को कॉमन एरा कहा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर है। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो वो है निम्नलिखित में से वह कौन सा ग्रह है जो संयोजित गैस ग्रह कहलाता है? कहने का तात्पर्य यह है कि गैसों वाले ग्रह इनमें से कौन से हैं? क्योंकि हम सोलर सिस्टम पढ़ते हैं, सोलर सिस्टम के अंदर 4 ग्रह होते हैं, मतलब 8 ग्रह होते हैं। उन 8 ग्रहों में 4 ग्रह आंतरिक ग्रह जो मिट्टी वाले हैं, और एक 4 ग्रह बाह्य ग्रह जो गैसों वाले होते हैं। तो वो जो 4 बाहर के ग्रह हैं, इनमें से वो कौन से हैं? तो क्या वो देखो, क्या वो शुक्र, बृहस्पति, शनि, मंगल है? क्या फिर वो मंगल, शुक्र, शनि, यूरेनस है? क्या ऑप्शन नंबर थर्ड है कि बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून है? क्या ऑप्शन नंबर फोर्थ बृहस्पति, मंगल, पृथ्वी या नेपच्यून है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। बिकॉज क्योंकि बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण
यूरेनस नेपच्यून, मतलब यूरेनस को अरुण कह रहे हैं, नेपच्यून को वरुण कह रहे हैं। तो ये वाला आंसर बिल्कुल सही चला जाएगा। और शुरुआत के जो 4 ग्रह होते हैं वो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल होते हैं। ठीक है, तो नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो वो है यदि अहमदाबाद, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, यदि अहमदाबाद 72 डिग्री 30 मिनट ईस्ट देशांतर रेखा में स्थित है तो अहमदाबाद का स्थानीय समय क्या होगा? यदि भारत का मानक समय 8 AM, मतलब सुबह के अगर 8 बज रहे हैं भारत में, तो अहमदाबाद में क्या समय होगा यदि अहमदाबाद 72 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड लाइन पर स्थित है? तो देखो सुन लो, इसको निकालने का एक तरीका होता है। ये क्या तरीका होता है कि जब हमारी ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर ये लॉन्गिट्यूड लाइन खींची गई है, ये जो काल्पनिक रेखा है इस ग्लोब पर, ठीक है, तो ये काल्पनिक रेखा जो लॉन्गिट्यूड लाइन है इसका कार्य होता है पृथ्वी पर समय का मापन करना। 1 डिग्री जो देशांतर रेखा होती है उसको चलने में 4 मिनट का समय लगता है, ये तो आपको पता ही होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? भारत का मानक समय 82.5 डिग्री से लिया गया है, और 82.5 डिग्री से जब भारत का मानक समय लिया गया है तो इससे तो 10 डिग्री पहले आ जाता है अहमदाबाद। तो जब 10 डिग्री पहले आता है अहमदाबाद गुजरात के अंदर, तो इसका मतलब 1 डिग्री को चलने में 4 मिनट का समय लग रहा है, तो 10 डिग्री को चलने में कितना समय लगेगा भाई? 10 डिग्री को चलने में 40 मिनट का समय लगेगा ना, क्योंकि 1 को चलने में 4 मिनट लग रही है और फिर 10 डिग्री को चलने में 40 मिनट तो लगेगी, क्योंकि 10 से 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40 मिनट होगी। और अब ये कहा जा रहा है कि भारत में 8 बज रहे हैं, भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम है फिलहाल जो 8 बज रहे हैं उसके अंदर, तो अब हम लोग पीछे जाएंगे ना, क्योंकि हमारा मानक समय तो 82.5 डिग्री आगे की साइड से है, तो पीछे की साइड तो समय घटेगा, तो 40 मिनट घटा देंगे हम लोग 8 में से। 8 जो बज रहे हैं उसमें से 40 मिनट घटा दो आप, 7:20 आ गया ना, तो 7:20 का जो समय है AM में, ये हमारा बिल्कुल सही चला जाएगा, क्योंकि लॉन्गिट्यूड लाइन से टाइम को मेज़र किया जाता है, ठीक है, पृथ्वी के ऊपर। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो वो है बागान जो वाणिज्यिक कृषि, बागान जो वाणिज्यिक कृषि, कॉमर्शियल एग्रीकल्चर या फार्मिंग का एक प्रकार होता है जो भारी मात्रा में जिसकी आवश्यकता होती है। देखो यहाँ पर कॉमर्शियल जो एग्रीकल्चर शिफ्टिंग मतलब हम लोग कह सकते हैं क्रॉप्स होती है कॉमर्शियल, उस क्रॉप्स को उगाने के लिए हमें देखो क्या करना होगा, क्या वो भूमि, वो श्रम की आवश्यकता पड़ेगी, या फिर श्रम पूंजी की आवश्यकता है, या फिर भूमि या पूंजी की आवश्यकता होगी, या केवल पूंजी की आवश्यकता होगी। देखो जो लैंड होता है हमारा, लैंड मास एंड श्रम लेबर, ये इन दोनों की आवश्यकता हमें ज़्यादा मात्रा में पड़ेगी, जिस समय हम लोगों को कॉमर्शियल फार्मिंग करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा किसी चीज़ का उत्पादन करना है खेतों के अंदर, तो यहाँ पर आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो वो है परमाणु संयंत्र, परमाणु ऊर्जा संयंत्र, एटॉमिक एनर्जी सेंटर में बिजली किसकी प्रक्रिया के द्वारा उत्पादित की जाती है? तो यहाँ पर जो एटॉमिक एनर्जी के अंदर जो प्रोडक्शन किया जाता है, बिजली का उत्पादन किया जाता है, तो वो किसके द्वारा किया जाता है? क्या वो नाभिकीय संलयन के द्वारा किया जाता है, नाभिकीय विखंडन के द्वारा किया जाता है, क्या वो नाभिकीय संगठन के द्वारा या परमाणविक कंपन के द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? एटॉमिक एक जो फ्यूजन है हमारा, जो नाभिकीय विखंडन है, नाभिकीय विखंडन के द्वारा परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में बिजली का उत्पादन किया जाता है। और हाँ, एक आपसे प्रश्न है कि अगर आप उसका आंसर दे पाओ तो, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? इसका आंसर आप हमें कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं अगर आपको आंसर पता होगा तो, ठीक है। तो नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, ओके, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट है जो जीवन का अधिकार से संबंधित है। क्यों जीवन के अधिकार से संबंधित माना गया है आर्टिकल नंबर 21 को भारतीय संविधान के? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसमें शिक्षा जीवन है, क्या इस वजह से? क्या ऑप्शन नंबर सेकंड है कि सभी व्यक्तियों को शिक्षा का अधिकार नहीं है? क्या ऑप्शन नंबर थर्ड है कि शिक्षा गरिमायम मतलब एक हमारा एक गरिमायम जीवन जीने में सहायता करती है, एक अनुकूल या फिर एक कह सकते हैं कि गरिमा वाला जीवन जीने में सहायता करती है, इस वजह से? या ऑप्शन नंबर हमारा फोर्थ है
कि केवल शिक्षित व्यक्तियों को ही जीवन का अधिकार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। पॉजिटिव बात इसमें बोली गई है क्योंकि शिक्षा गरिमा एवं जीवन जीने में सहायता करती है, इसीलिए आर्टिकल नंबर 21 में क्या है कि जीवन के अधिकार से संबंधित है। और उसके बाद इसी में शिक्षा के अधिकार को भी जोड़ा गया था आर्टिकल नंबर 21A के अंदर 86वें संविधान संशोधन के द्वारा सन 2002 में संशोधन किया गया था। तो ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारा कि सभी भारतीय क्या है कि सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार होना चाहिए, उनका सामाजिक आर्थिक स्तर कुछ भी हो, यह विचार किसके द्वारा दिया गया था। देखो, बात की जा रही है कि ऐसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट की कि सभी नागरिकों को, भारत में रहने वाले सभी नागरिकों को मतदान करने का अधिकार होना चाहिए, चाहे वो सामाजिक स्तर पर, चाहे वो आर्थिक स्तर पर कुछ भी हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे समाज के स्तर पर उसे छोटा माना जाता हो या बड़ा माना जाता हो, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सबको मतदान का अधिकार हो। तो वोट किसके द्वारा कहा गया था? क्या बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, क्या महात्मा गांधी के, जवाहरलाल नेहरू के, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा ये वाली बात बोली गई थी। क्योंकि उससे पहले भारत में आज़ादी से पहले जो वोट डालने का अधिकार था या तो बड़े एक अमीर लोगों का था, या फिर कहा जाता था कि जिनके पास मतलब शिक्षा थी, अच्छी एजुकेशन थी, तो वो ही वोट डाल सकते थे सिर्फ, है ना। तो ये ऐसा अभी वर्तमान भारत में नहीं है, सभी वोट डालते हैं, सभी को अधिकार है। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो वो है लोकसभा में, किसमें, लोकसभा के प्रत्येक सत्र का प्रथम घंटा कौन सा होता है? फर्स्ट जो आवर्स होता है वो मतलब जो होता है वो कौन सा होता है? क्या शून्य काल होता है, क्या प्रश्न काल होता है, क्या सार्वजनिक काल होता है, क्या विशेषाधिकार काल होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट है। क्यों? क्योंकि प्रश्न काल को पहला घंटा माना जाता है जो हमारे संसद सत्र चलता है। तो और हाँ, एक क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण है कि भारत के अंदर संसद सत्र कितने चलते हैं, एक साल में कितने संसदीय सत्र होते हैं? अगर इसका आंसर आप लोग भी हमें दे सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लोग दे सकते हैं, ठीक है, अगर आप हमारी वीडियो को कंटिन्यू देख रहे होंगे तो नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, भारतीय संविधान के द्वारा दिया गया कौन नागरिकों को यह अधिकार, या कौन सा ऐसी एक हमारा अधिकार है जो नागरिकों को अनुमति देता है कि वे उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं यदि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके मौलिक अधिकारों का सरकार के द्वारा उल्लंघन किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा भाई? अगर बात की जाती है कि यदि हमारे मौलिक अधिकारों के साथ में सरकार छेड़खानी करती है या फिर हमें मौलिक अधिकारों से वंचित करती है, हमारे जो संविधान के अंदर हमें दिए गए हैं, तो हम लोग अपने इस शिकायत को लेकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जा सकते हैं। तो वो किस माध्यम से हम लोग जाएंगे? क्या वो शोषण के विरुद्ध के अधिकार को लेकर, या वे समानता के अधिकार के अंतर्गत, या फिर जीवन के अधिकार के अंतर्गत, या संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत? तो ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन चला जाएगा, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, जो हमारा आर्टिकल नंबर 32 है। इसके तहत हम लोग संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल सकते हैं, है ना, तो कि हमारे मौलिक अधिकारों का यहाँ पर उल्लंघन हुआ है, या उनके साथ छेड़खानी की गई है, या उनका अतिक्रमण हुआ है। तो उसके अलावा हाँ एक बात और बहुत बढ़िया, वो बात यह है कि आर्टिकल नंबर 226 के तहत हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग हाई कोर्ट में जाते हैं अपने संवैधानिक उपचार मतलब अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए, और आर्टिकल नंबर 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। तो ये था बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न। नंबर नेक्स्ट हम लोग देखें क्वेश्चन को, तो वो है कि आदिवासियों को रंग बिरंगे कपड़े पहने, सिर पर मुकुट लगाए और नाचते गाते हुए एक रूढ़िबद्ध रूप में प्रदर्शित करने का परिणाम स्वरूप हो सकता है, या क्या प्राप्त होगा अगर उन्हें इस प्रकार से कपड़े पहनाए जाए, इस तरीके से नाच गाना कराया जाए? तो यहाँ पर एक परिणाम स्वरूप क्या प्राप्त होगा? क्या आदिवासी संस्कृति को प्रोत्साहन मिलेगा? क्या भारतीय संस्कृति की विविधता को प्रदर्शित होती है? क्या संसार का ध्यान गरीब आदिवासियों की समस्याओं को आकर्षित होता है? क्या फिर इस प्रकार के समूह के प्रति भेदभाव होता है? तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सुनो मेरी बात,
अगर हम लोग वो इंसान जो आदिवासी हैं वो नॉर्मल रह रहे हैं, सिंपल कपड़े जिस तरीके से सभी लोग पहनते हैं, आदिवासी संस्कृति से हटकर वो क्या करते हैं, नॉर्मल तरीके से रहते हैं, बोलचाल करते हैं, अपने कल्चर को वो त्याग रहे हैं, तो वो तो एक समानता आ रही है सभी के अंदर। लेकिन यहाँ पर अगर वो इस प्रकार से कपड़े पहन रहे हैं तो ये प्रदर्शित करता है समूह के प्रति भेदभाव। तो लोग उनके प्रति भेदभाव भी करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जब वो कहते हैं यार ये तो आदिवासी है, थोड़े अलग टाइप के हैं, या फिर इस प्रकार से इनका कल्चर अलग है, तो यहाँ पर इस प्रकार के समूह के प्रति भेदभाव होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही चला जाएगा। नंबर नेक्स्ट हम लोग प्रश्न की बात करें तो वो है कि निम्नलिखित में से किसमें कि निम्नलिखित में से किस समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्तर की जांच करने के लिए न्यायाधीश के राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में भारत सरकार के द्वारा समिति का गठन किया गया था? देखो ध्यान रखेंगे वो कौन सा ऐसा समुदाय है जिसके सामाजिक, आर्थिक मतलब एक सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल स्तर की जांच करने के लिए या उनको एक प्रमोट करने के लिए, क्या करने के लिए, प्रमोट करने के लिए एक ऐसा न्यायाधीश था जिसका नाम था राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में भारत सरकार के द्वारा एक समिति का गठन हुआ था 2005 में, और उसकी रिपोर्ट 2016 में लोकसभा में पेश हुई थी। तो वो किस समुदाय के बारे में बात करता है? क्या वो जैन के, क्या सिख के, क्या आंग्ल भारतीय के, या मुस्लिम के? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर मुस्लिमों के लिए। तो नंबर नेक्स्ट बात हम लोग करें क्वेश्चन की। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यह सुझाव देती है कि राष्ट्रीय मतलब नागरिक शास्त्र की जगह राजनीतिक विज्ञान शब्दावली का प्रयोग किया जाए। क्योंकि देखो सिविक्स होता है हमारा, वो बचपन की क्लासेस में चलता ही है। हमारी जो 10th क्लास तक के सिलेबस है तो उसमें तो हम लोग पॉलिटिकल साइंस को क्या बोलते हैं, सिविक्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यही वाली बात बोली गई है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में 2005 के जो एनसीएफ है इसमें यह सुझाव दिया गया है कि नागरिक शास्त्र की जगह राजनीतिक विज्ञान शब्दावली का प्रयोग किया जाए। क्योंकि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि नागरिक शास्त्र शब्दावली एरा में बनाई गई और जो आज्ञाकारी तथा ईमानदारी के साथ जुड़ी हुई है, क्या इस वजह से? क्या ऑप्शन नंबर सेकंड है कि राजनीति विज्ञान शिक्षा के उच्च स्तर पर पढ़ाया जाता है, अतः विद्यालय को इसके लिए आधार भूमि तैयार करनी चाहिए? क्या ऑप्शन नंबर थर्ड है कि राजनीतिक विज्ञान एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में वैश्विक रूप में स्वीकृत है, ना कि सिविक्स है? ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि राजनीतिक विज्ञान राजनीतिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराएगी, तो क्या इस वजह से? तो इसका सही आंसर क्या होगा जो एनसीएफ 2005 सुझाव दे रही है राजनीतिक विज्ञान को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट है। क्योंकि राजनीतिक विज्ञान एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में ना, एक स्टडी के रूप में, अध्ययन क्षेत्र के रूप में वो वैश्विक स्तर पर या वैश्विक रूप में स्वीकृत है, उसको सभी जानते हैं पॉलिटिकल साइंस के रूप में, ठीक है। तो नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की तो वो है समूह शिक्षण क्या होता है, ग्रुप टीचिंग क्या होती है? क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि स्कूल में शिक्षकों के समूह के बीच में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना, या ऑप्शन नंबर सेकेंड है कि शिक्षार्थियों को उनकी योग्यता के अनुसार छोटे समूह में बांटकर शिक्षण करना? क्या ऑप्शन नंबर थर्ड है हमारा? क्या ऑप्शन नंबर थर्ड है कि संसाधनों, रुचि, विशेषताओं और विशेषता का इष्टतम मतलब एक सर्वोत्तम जिसे कहते हैं सर्वोत्तम प्रयोग करने हेतु शिक्षक के समूह के द्वारा शिक्षण होता है? या ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि शिक्षकों की अनुपलब्धता से निपटने का एक उपाय है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। संसाधन जो हमारे होते हैं, जो सोर्सेज होती हैं, रुचि होती है, इंटरेस्ट होता है, वह विशेषताओं का एक सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए शिक्षकों के समूह के द्वारा शिक्षण कराया जाता है। मतलब जो संसाधनों के तरीके से, रुचि के माध्यम से, विशेषताओं के माध्यम से सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए शिक्षकों के समूह के द्वारा शिक्षण कराया जाता है। ये इसलिए समूह शिक्षण आवश्यक हो जाता है। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की तो वो है कि गरीबी को पढ़ाते समय, किसको पढ़ाते समय? गरीबी। भाई
जब हम लोग गरीबी को पढ़ा रहे हैं, गरीबी को पढ़ाते समय कौन से व्यूह रचना सबसे ज़्यादा उचित होगी, कौन सी व्यूह रचना सबसे ज़्यादा उचित होगी गरीबी को पढ़ाते समय? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि नोट्स तैयार करना और अच्छी व्याख्यान देना, या ऑप्शन नंबर सेकंड है हमारा कि विद्यार्थियों को हैंड आउट्स देना और व्याख्या करना, या ऑप्शन नंबर थर्ड है कि वाद विवाद और चर्चा में शिक्षार्थियों को शामिल करना, या ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि शिक्षार्थियों को पाठ्य पुस्तक में पढ़ने के लिए कहना और कठिन शब्दों के अर्थ को व्याख्या करना। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा वाद विवाद। यहाँ पर ऐसे मुद्दे पर, ये संवेदनशील मुद्दा है, तो इस पर वाद विवाद की जाए, चर्चा की जाए और उसका सॉल्यूशन निकाला जाए और उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया जाए, तो इससे बेहतर हमारा कोई ऑप्शन नहीं जाएगा। तो नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो वो है क्वेश्चन नंबर हमारा 23वां के पुस्तक सामाजिक व राजनीतिक विज्ञान भाग 2 अन्य पद्धतियों के साथ साथ निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन पद्धति का समर्थन करती है? देखो यहाँ पर बात की गई है कि पुस्तक सामाजिक और राजनीतिक जीवन भाग 2 जो हमारे एसएसटी के अंदर है, अन्य पद्धतियों के साथ साथ निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन पद्धति का समर्थन करती है? तो क्या वो खुली पुस्तकों के द्वारा अभ्यास हल करवाना उसको, क्या वो निजी साक्षात्कार को, एक हमारे प्राइवेट इंटरव्यू को, क्या ऑप्शन नंबर थर्ड है कि सूचना प्रौद्योगिकी कंप्यूटर का मूल्यांकन के, या फिर लिखित परीक्षा का मूल्यांकन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट है बिल्कुल, कि खुली किताबें, ओपन जो हमारी बुक्स होती हैं जिसमें विचार खुले होते हैं, लोगों के एक अपने जो मायने खुले होते हैं, तो खुली पुस्तकों के द्वारा अभ्यास हल करवाना, ये इसका सही आंसर चला जाएगा, है ना। तो नंबर नेक्स्ट हम लोग प्रश्न की बात करें तो वो है शिक्षा बिना बोझ के, है ना, लर्निंग विदाउट बर्डन। 1993 के जो एक हमारा एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी उस टाइम की, अभी तो फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारी 2020 की, तो एजुकेशन पॉलिसी 1993 के अंदर ये एक शिक्षा बिना बोझ के सिद्धांत सूत्र था। यह अनुशासित करता है कि सामाजिक विज्ञानों में अधिगम को, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है क्या होना चाहिए, महत्वपूर्ण सूचनाओं के संसाधन करने में सहायता करनी चाहिए, या ऑप्शन नंबर सेकंड है सामाजिक राजनीतिक वास्तविकता का विश्लेषण करने के लिए संकल्पनाओं और योग्यताओं के विकास करना चाहिए, क्या ऑप्शन नंबर हमारा चला जाएगा थर्ड, व्यवसायों के लिए प्रासंगिक कुशलताओं का विकास करना, या ऑप्शन नंबर फोर्थ है विकासात्मक मुद्दों को उद्घाटित करने के लिए ज्ञानमी मासित रूपरेखा को लगातार अनुपालन करना। देखो ये थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग गलत हो रखी है, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा ऑप्शन। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट है, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर सामाजिक राजनीतिक और वास्तविकताओं का विश्लेषण करना, उनको एनालिसिस करने के लिए संकल्पनाओं जो हमारे कंसेप्ट होते हैं और योग्यताओं की विकास करना, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षा बिना बोझ के 1993 का अनुशासित जो एक सामाजिक विज्ञानों में अधिगम होगा। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो वो बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा कि सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। आकलन, ऑब्जर्वेशन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? आकलन, देखो अवलोकनी आकलन है ना। ओके, सामाजिक विज्ञान के आकलन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट है शिक्षार्थियों ने किस सीमा तक विषय वस्तु संबंधित ज्ञान अर्जित किया है यह मापना, क्या ऑप्शन नंबर सेकंड है कि परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों को ज्ञान की वांछित शैक्षणिक गुणवत्ता बनाए रखना, क्या ऑप्शन नंबर थर्ड है कि यह विश्वसनीय प्रतिपुष्टि फीडबैक उपलब्ध करना कि किस सीमा तक शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति हुई है, क्या ऑप्शन नंबर फोर्थ है शिक्षार्थियों के द्वारा मानविकीय में सफल जीवन वृत्ति को आगे बढ़ाने में संभावनाओं की भविष्यवाणी करना। तो इसका सही आंसर जो होगा एक पॉजिटिव जो सोच वाला इसमें एक शब्द मतलब ऑप्शन दिया है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड। यह विश्वसनीय प्रतिपुष्टि एक फीडबैक उपलब्ध करना है ना, ये एक आकलन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, फीडबैक उपलब्ध कराना है ना, कि किस सीमा तक
शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति हुई है, किस सीमा तक बच्चों ने सीखा है। तो ओके, नंबर नेक्स्ट प्रश्न की मैं बात करूं, पृथ्वी पूरी तरीके से गोलाकार नहीं है, इसलिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन ये कह रहा है कि पृथ्वी गोलाकार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों पर अधिक व्यास होता है। जो हमारी इक्वेटर होता है, इक्वेटर का व्यास जो होता है वो पोल से क्या हो जाता है, पोल से अधिक होता है। इसने क्या कहा कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों पर अधिक व्यास होता है। ध्रुवों पर व्यास अधिक बता रहा है, ये तो गलत हो जाएगा भैया ना। उसके बाद है हमारा, इसका भूमध्य रेखा पर ध्रुवों से अधिक व्यास होता है। जो भूमध्य रेखा होती है, इक्वेटर लाइन होती है, ये वाली जो मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर इसका व्यास तो ज़्यादा है क्योंकि यहाँ से तो चौड़ी है, और ध्रुवों पर ये कम है, तो इसीलिए चपटी कही जाती है। और गोलाकार इसे नहीं कहा जाएगा, इसे अंडाकार क्या करती कह सकते हैं, जियोटाइप इसको कहा जाता है। तो सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड भी गलत हो जाएगा, फिर फोर्थ भी गलत हो जाएगा, और पहला भी गलत है। तो सेकंड इसका सही आंसर है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर ध्रुवों से अधिक व्यास होता है, डायमीटर ज्यादा होता है इक्वेटर का। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों में से किसने आगरा के किले का निर्माण करवाया था। देखो यहाँ पर वो कौन सा शासक था जिसने आगरा के किले का निर्माण करवाया। देखो आगरा में ताजमहल है, आगरा के अलावा दिल्ली के अंदर एक लाल किला है, तो ये दोनों के दोनों किसने बनवाए, शाहजहां ने बनवाए थे, तो सभी को पता होगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि आगरा के किले का निर्माण किसने करवाया था। तो सही आंसर, क्या वो शाहजहां है, क्या वो बाबर है, क्या वो अकबर है, क्या कुतुबुद्दीन ऐबक है। तो इसका सही आंसर चला जाएगा अकबर इज द राइट आंसर। अकबर ने आगरा के किले का निर्माण कराया था। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओ बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मेहरौली का लौह स्तंभ निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है। देखो मेहरौली में लौह स्तंभ है, आपने देखा होगा, एक दिल्ली के अंदर ये मेहरौली का लौह स्तंभ कहते हैं इसे। तो एक ऊंचा लंबा है हमारा, है ना, और उस पे ना क्या किया है, वो पूरा का पूरा लोहे का पूरा भरा हुआ है। जब देखो उस समय कोई वेल्ड नहीं था, कुछ नहीं था, और किस तरीके से उससे इतने भारी स्तंभ को कैसे कहाँ से लेकर आए और उसको लगाया गया, नीचे जमीन से लेकर ऊपर तक है। तो मेहरौली का लौह स्तंभ, उसके ऊपर ना एक कुछ लिपि भी है, लिपि में लिखा हुआ है। तो वहाँ पर क्या है कि कई सारे प्रमाण मिलते हैं हमें। तो वो किस वंश से संबंधित था, क्या मौर्य से, कुषाण से, सातवाहन से, गुप्ता से। तो ये कहा जाता है कि चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पर गुप्ता डायनेस्टी के से रिलेटेड है हमारा मेहरौली स्तंभ। नंबर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित राजवंशों में से कौन सा राजवंश तुगलक वंश के बाद आया था। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के राजवंशों को लेकर प्रश्न पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत के अंदर जो था, तो तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश आया था। देखो पहले नंबर पर तो गुलाम वंश था, देखो आपको पता होना चाहिए। गुलाम वंश के बाद कौन सा था, खिलजी वंश था। खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश था। तुगलक वंश के बाद सैयद वंश आया था। तो यहाँ पर सही आंसर सैयद चला जाएगा। और सैयद वंश के बाद आया था लोधी वंश, और लोधी इज द लास्ट डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो यहाँ पर ये भी हमने ध्यान रखना है। तो इसके नेक्स्ट हम लोग बात करें आपसे, वायसराय पैलेस का केंद्रीय गुंबद जो है, जो बीच में गुंबद बनाया हुआ है, निम्न में से किसकी प्रतिकृति था, मतलब किसको देखकर बनाया गया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, क्या वो जमा मस्जिद की गुंबद को, गुजरात के सोमनाथ मंदिर के, खजुराहो के मंदिर को देखकर, या सांची के स्तूप को देखकर। देखो सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है, सभी को पता होगा। यहाँ पर क्या था कि जो हमारे महात्मा बुद्ध जी थे, महात्मा बुद्ध जी की अस्थियां रखी गई थी अशोक के द्वारा, और उसके बाद फिर वहाँ पर एक स्तूप बनाया गया था जो इंडिया का सबसे बड़ा स्तूप है। और उसी की जो गुंबद है ना, उस गुंबद का ही डिज़ाइन लिया गया है हमारे वायसराय भवन पर। आपने सुना भी होगा, जिसे आज राष्ट्रपति भवन कहते हैं हम लोग। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन सा या कौन बिना सदस्य बने संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो ना तो वो सदस्य है संसद का, ना तो वो लोकसभा का है, ना वो राज्यसभा का है, लेकिन कार्यवाही में भाग ले सकता है। जो भी वहाँ पर एक कार्य चलते हैं या फिर जो भी वहाँ मीटिंग्स
की जाती है तो उसमें वो भाग ले सकता है। तो कौन व्यक्ति है? क्या वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है? क्या वो भारत का मुख्य न्यायाधीश है? क्या वो राज्य का मुख्यमंत्री है? क्या वो नियंत्रण महालेखा परीक्षक है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर है, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और एक क्वेश्चन भी आपसे है, अगर आप हमें ये सुन रहे होंगे और इस क्वेश्चन को आपने देखा होगा, तो आपसे एक प्रश्न मैं करता हूं कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल के अंदर राष्ट्रपति इनको शपथ दिलाता है या इसको अपॉइंट करता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को? ठीक है, नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग देखें। निम्नलिखित में से क्या उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो जो हमारी उच्च प्राथमिक स्तर मतलब 6 क्लास से लेकर 8th क्लास तक के बीच के जो शिक्षक है एसएसटी के, उनके शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या कह रहा है कि दुनिया के अन्य भागों का समसामयिक घटनाओं के संदर्भ में भारत के अतीत का अध्ययन करना। ऑप्शन नंबर सेकेंड है कि अपने क्षेत्र, राज्य और वैश्विक संदर्भ में अध्ययन करने के लिए शिक्षार्थियों को प्रेरित करना। फिर नंबर नेक्स्ट है स्थानीय साधारणों को खत्म करके राष्ट्रीय हितों के वर्चस्व को बढ़ावा देना। फिर हमारा है कि प्राणी के निवास स्थान के रूप में पृथ्वी संबंधी समझ को बढ़ावा देना। तो यहाँ पर इसका सही आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर इज द फर्स्ट। ऑप्शन इसका जो बिल्कुल फर्स्ट है वो इसका राइट आंसर है, क्योंकि दुनिया के अन्य भागों का समसामयिक घटनाओं, समसामयिक मतलब जो करंट अफेयर की घटनाएं हैं के संबंध में भारत के अतीत का अध्ययन करना, भारत के अतीत जो है कैसा था उसका अध्ययन करना। तो ये इसका सही आंसर चला जाएगा। सामाजिक विज्ञान के एसएसटी शिक्षण का उद्देश्य नहीं पूछा हुआ है, तो ये इसका सही आंसर है। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें आपसे, निम्नलिखित कारकों में से कौन सा छात्र व्यवहार का हिस्सा नहीं है? मतलब इनमें से कौन सा फैक्ट ऐसा है जो छात्र के व्यवहार का हिस्सा नहीं है? क्या वो निर्देश है, क्या वो प्रबंधन है, क्या कक्षा का वातावरण है, या शैक्षिक अधिगम समय है? देखो यहाँ पर निर्देश, इंस्ट्रक्शन जो है वो भी एक व्यवहार का हिस्सा है। ठीक है, व्यवहार का हिस्सा है, पूछ इसने है ना भाई कि कौन सा व्यवहार का हिस्सा है, तो भाई ये तो गलत हो जाएगा निर्देश देना, क्योंकि यहाँ पर ये तो एक हमारा शिक्षक से संबंधित है। प्रबंधन भी शिक्षक से संबंधित है, ये भी गलत हो जाएगा। कक्षा का वातावरण भी हमारा शिक्षक से संबंधित है। लेकिन इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। शैक्षिक अधिगम समय जो है वो एक व्यवहार का हिस्सा है छात्र के। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, ब्रिटिश सरकार ने सन 1927 में भारत में अपनी अगुवाई में साइमन कमीशन को भेजा था, जिसका विरोध किया गया था बहुत ही ज़्यादा। और ये विरोध क्यों किया गया था ये करके क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि इस आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था, तो यही बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। ये इसका बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा और पढ़ने की हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि साइमन कमीशन 1927 में जब इंडिया में आया उसे वाइट मैन कमीशन नाम दिया गया, बिकॉज उसके अंदर सारे के सारे जो 7 बंदे थे, 7 व्यक्ति थे, वो सारे के सारे अंग्रेज थे। उसमें कोई भी भारतीय व्यक्ति को शामिल नहीं किया गया था, और ये बिना भारत के बनाया जाने वाला कोई कानून था जो बनाया जा रहा था भारतीय प्रतिनिधि के बिना, मतलब, तो इसलिए इसका विरोध किया गया था। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर है। नंबर नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, तो वो है क्या कि 1906 में ना 1906 में हुए संग्राम संगमा के विरोध का कारण क्या था? देखो संगमा कहाँ पर रहते हैं भाई? असम के अंदर रहते हैं। बस कभी भी आप लोग सुनोगे कि संगमा जो विद्रोह हुआ था 1906 के अंदर, तो वो वाला विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो असम में हुआ था यार। असम से रिलेटेड कोई घटना को हम लोग पढ़ लेंगे। तो इसमें ऑप्शन जो हम लोग देखेंगे ज़रा कि अंग्रेज़ों के द्वारा निर्धारित व्यापार की असमान भेदभाव की शर्तों के विरुद्ध बंगाल में मुस्लिम व्यापारियों को उठ खड़ा होना था। नंबर नेक्स्ट हम लोग देखें, देखो भाई इसमें गुजरात, बस आप असम ढूंढ लो। असम आ गया हमारा, फोर्थ है हमारा। असम में आदिवासी समूह के द्वारा किया गया औपनिवेशिकों का विरोध। औपनिवेशिक का मतलब होता है जो भारत में यूरोपियन कंपनी आई थी, जो भारत में निवेश या व्यापार करने की दृष्टि से आई थी, तो उन्हें औपनिवेशिकवाद कहते हैं हम लोग।
और उपनिवेशकवाद जब जिस समय असम के अंदर अपने पैर पसार रहे थे 1906 में क्या हुआ था, वहाँ पर फिर एक संग्राम हुआ था जिसे संगमा संग्राम के नाम से जाना जाता है। तो ये असम के अंदर था। नंबर नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित राजवंशों में से किसने अपने अभिलेखों में मलयालम भाषा या लिपि का प्रयोग किया था? तो वह ऐसा कौन सा ऐसा राजवंश था इंडिया का, दक्षिण भारत का, जिसने अपने अभिलेखों में मलयालम जो आज केरल के अंदर बोली जाती है उसका प्रयोग किया था? तो क्या वो चोल ने किया, क्या वो चेर ने किया था, क्या वो पांड्या ने किया, क्या वो राष्ट्रकूट ने किया था? तो उसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। जो चेर थे ना, चोल चेरा पांडे, है ना, चोल चेरा पांडे, तो चेरा जो इसमें हुआ करते थे चेर, तो इन्होंने अपने अभिलेखों में मलयालम भाषा का प्रयोग किया था। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन नाविकों में से किसने भारत का समुद्री रास्ता पाने के लिए पश्चिमी ओर प्रस्थान कर दिया था और अटलांटिक महासागर को पार करके वहीं पर चले गए थे? ठीक है, वो कौन सा ऐसा नाविक है? 1492 में भारत की खोज के लिए निकला था भाई स्पेन से, और कहाँ चला गया? चला गया वो वेस्ट इंडीज़ में, है ना, और वेस्ट इंडीज़ में जाकर उसने अमेरिका की खोज कर दी थी। और अमेरिका की खोज इनमें से किसने करी थी? क्या वास्को डी गामा ने, क्रिस्टोफर कोलंबस ने, फायान ने, अल्बुकर्क ने? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। यहाँ पर ये सेकंड है ना भाई। तो ये क्रिस्टोफर कोलंबस थे जिन्होंने अमेरिका की खोज करी थी और वहाँ के लोगों को इन्होंने बोला था रेड इंडियन, और आज भी अमेरिका के मूल निवासी को रेड इंडियन के नाम से जाना जाता है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋतु प्रवास से अभिप्राय क्या है? देखो, ऋतु सीजनल जो माइग्रेशन होता है हमारा, या तो ऐसा होता है कि जिस समय हम लोग पशुपालन पालते हैं और पशुपालन के लिए अभी चारा उपलब्ध नहीं है, इस टाइम पे सर्दियाँ पड़ रही है, पूरा बर्फबारी हो रही है, तो हम लोग ऊपर वाली जगह से नीचे की ओर आएंगे अपने पशुपालन को लेकर, मतलब जो भी हमारा पशु है या फिर जो भी भेड़ बकरी है, तो उन्हीं के साथ साथ हम लोग ऊपर से नीचे की ओर आ जाते हैं, है ना। तो उसके बाद जैसे मौसम ऊपर बिल्कुल गर्म हो जाता है, ठीक ठाक हो जाता है नॉर्मल, तो हम लोग अपने गाय भैंस वगैरह को, भेड़ बकरी को लेकर ऊपर चले जाते हैं। तो ये एक क्या होता है कि सीजनल माइग्रेशन होता है ना। तो एक प्रवास होती है एक तरीके से, ऋतु प्रवास जिसे कहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, कि नए चारागाहों की खोज में अपने पशुधन के साथ लोगों की ऋतुवत गतिशीलता बनाए रखना या फिर गतिशीलता करना, ऐसे करके। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें चिनुक स्थानीय पवन चलती है? एक प्रकार की चिनुक स्थानीय पवन है ना, ये बहुत ही प्रसिद्ध है, कई बार एग्जाम में प्रश्न आ जाते हैं। चिनुक जो होती है ना, एक गर्म शुष्क हवा होती है, जिस तरीके से हमारे इंडिया में लू चलती है ना, इस तरीके से एक चिनुक होती है, अमेरिका में चलती है। और अमेरिका में ना कौन सा एक घास का मैदान है मेरे भाई? तो वो हो गया, क्या विल्ड है, क्या पंपास है, प्रेरी है, सवाना है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, क्योंकि प्रेरी घास का मैदान जो है वो अमेरिका के अंदर है और अमेरिका में ही चिनुक गर्म और शुष्क हवा चलती है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलामगिरी नामक पुस्तक किसकी है? ये करके प्रश्न है, बहुत ही अच्छी पुस्तक है गुलामगिरी। क्या वो E.V. रामास्वामी पेरियार की है जी? क्या वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है? क्या वो ज्योतिबा फूले बाई की है, या फिर ज्योतिबा फूले की है, या फिर वो श्री नारायण गुरु की है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, ज्योतिबा फूले की पुस्तक है गुलामगिरी, है ना। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके बहुत बढ़िया प्रश्न है भाई, कि सूचना का अधिकार अधिनियम RTI एक्ट 2005 में आया था, जिसे राइट टू इंफॉर्मेशन कहा जाता है ना। तो राइट टू इंफॉर्मेशन से संबंधित निम्नलिखित दो कथन दिए गए हैं, ए और बी पर विचार करना है। अभी हमें देखना है कि भाई ऑप्शन नंबर नहीं, इसमें ए क्या कह रहा है कि सूचना का अधिकार RTI 2005 जो है के माध्यम से कोई भी नागरिक केवल केंद्रीय सरकार के विभागों की कार्यप्रणाली से संबंधित सूचना प्राप्त कर सकता है। ऐसा नहीं है। जब सूचना का अधिकार इंडिया में आया तो हम लोग किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर जाकर सूचना ग्रहण करते हैं,
और उसकी जानकारी लेते हैं कि ये इसमें कितना पैसा लगा है, या फिर ये इन्फॉर्मेशन मतलब कोई भी किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन अगर हमें चाहिए डिपार्टमेंटल, तो वो हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि ये एक अधिकार बन चुका था 2005 के अंदर। तो यहाँ अगर हम लोग देखें ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा मेरे भाई। उसके बाद है नंबर सेकंड बी ऑप्शन हमारा कि सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को किसी स्तर के किसी न्यायालय में पहले याचिका दायर करनी होगी। तो ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा, कोई याचिका दायर नहीं करनी होती। 10-15 रुपये का फॉर्म आता है ऑनलाइन, वही हमने लेके उसको भर के उसको में क्या क्या हमें शिकायत है, उनको शिकायत या किसी डिपार्टमेंट के अंदर की जो शिकायत है वो हम लोग को भर के उसमें सबमिट कर देनी है। तो ऐसे करके ये होता है आरटीआई एक्ट 2005 के माध्यम से। तो भाई इसके दोनों के दोनों आंसर जो हैं वो गलत हो जाएंगे, ए और बी दोनों गलत है, जो सेकेंड इज द राइट आंसर। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का वर्णन निम्नलिखित, देखो क्वेश्चन बहुत बढ़िया है ना। भारतीय राष्ट्रीय राज्य का वर्णन करने के लिए, यहाँ राष्ट्रीय के राज्य जो हमारे स्टेट है ना, उन स्टेट का वर्णन करने के लिए एक हमारा किसी नेता ने मुहावरा बोला या मुहावरा लिखा था, वो था विविधता में एकता। क्योंकि हमारे इंडिया में अलग अलग प्रकार की डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, जिसमें से हमें जाति आधारित, बोलचाल आधारित, पारिवारिक आधारित या फिर एक त्योहारों पर आधारित एक डाइवर्सिटी विविधता देखने को मिलती है। तो इंडिया में ना विविधता में एकता है, एकता मतलब पूरा देश एक है भाई। तो मुहावरों में इन राष्ट्रीय नेताओं में से किसने दिया था ये मुहावरा? तो क्या वो महात्मा गांधी ने दिया, क्या वो बाल गंगाधर तिलक ने दिया, क्या वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने दिया, क्या वो फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा, और फोर्थ इसका राइट आंसर है, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मुहावरा दिया था कि विविधता में एकता है ना, डाइवर्सिटी इन यूनिटी या फिर यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ऐसे करके पॉइंट आज पूछा जाता है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। ओके, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है भाई कि जनपद पंचायत के कार्यों से संबंधित निम्नलिखित दो कथन दिए गए, ए और बी, है ना। तो पहला देखें हम लोग कि जनपद पंचायत जिला स्तर पर विकास योजनाएं निर्धारित करती है। देखो जिला स्तर पर विकास योजनाएं जनपद पंचायत क्यों करेगी भाई? है जनपद पंचायत नहीं करती है, यहाँ पर विकास योजनाएं आती है सरकार की तरफ से, और हमारे विकास भवन जो होता है जहाँ पर एक सीडीओ चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर बैठा रहता है, उसके माध्यम से योजनाएं एक हमारी क्रियान्वित होती है। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी हमारा दिया गया कि जनपद जो है जनपद पंचायत ग्राम, देखो यहाँ पर बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट दिया गया है कि जनपद पंचायत ग्राम पंचायतों के मध्य धन वितरित नियमित करने में जिला परिषद की सहायता करती है। कि जो जनपद पंचायत होती है वो ग्राम पंचायत जो हमारी होती है गांव के अंदर, उनको धन वितरित करने के लिए वो जिला परिषद की सहायता करती है। तो इसका बी ऑप्शन सही चला जाएगा, ए गलत होगा और बी इसका सही होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण के लिए आप वृत्तांतों का प्रयोग क्यों करेंगे? भाई एक एसएसटी के शिक्षण या टीचिंग के लिए आप वृत्तांतों का प्रयोग क्यों करेंगे? तो यहाँ पर ये करके क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो हम लोग देखेंगे ज़रा ऐसा क्यों करते हैं, क्यों हम लोग स्टोरीज़ को लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि शिक्षार्थियों को संवेदनशील बना सके जिससे वे उचित आदर्श का पता कर सके। ऑप्शन नंबर बी है पाठ्यक्रम की पूर्णता को सुनिश्चित कर सके। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी है कक्षा को मनोरंजन और संजीव बना सके। फिर ऑप्शन नंबर फोर्थ है हमारा के अवधारणाओं को संजीव और वास्तविकता के साथ जोड़ सके। देखो स्टोरीज इसलिए लाई जाती है किसी भी एसएसटी के चैप्टर के अंदर, खासकर हमारा हिस्ट्री है हो गया, पॉलिटी हो गया है, तो अवधारणा मतलब होता है कंसेप्ट। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है भाई, पहले तो मैं बता दूं आपको, तो इसे मैं समझा दूं जरा कि अवधारणा को सजीव वास्तविकता के साथ जोड़ा जाए, कि जो हमारे कंसेप्ट थे ना उसे रियल लाइफ से जोड़ा जा सके स्टोरीज के माध्यम से, वृत्तांत के माध्यम से, इसीलिए ये जरूरी पड़ जाता है एसएसटी के अंदर। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप ऐतिहासिक कल्पना पर प्रश्न क्यों पूछेंगे? सही उत्तर का चयन कीजिए। क्वेश्चन पूछा गया कि आप ऐतिहासिक कल्पना पर प्रश्न क्यों पूछेंगे, तो यहाँ हम लोग देखें ज़रा क्यों पूछेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि यह दर्शाता है कि इतिहासकार इतिहास में अपनी कल्पना के साथ
कैसा अंतर को पूरा करता है, कैसे अंतरों को पूरा करता है। फिर ऑप्शन नंबर है हमारा कि यह तिथि, घटना और याद रखने का रोचक तरीका हो सकता है। यह वर्तमान का अतीत के साथ तुलना करने में प्रोत्साहित करता है। उसके बाद यह स्रोतों को पहचानने में शिक्षार्थियों की योजनाओं को मूल्यांकित करता है। देखो इसका ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर होगा। तीसरा इसका इसलिए सही आंसर होगा क्योंकि यह वर्तमान का अतीत, वर्तमान जो है और इसका अतीत के साथ तुलना करने में प्रोत्साहित कर रहा है, उसे इंकरेज कर रहा है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा। इसीलिए हम लोग ऐतिहासिक कल्पना पर प्रश्न पूछते हैं। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक और राजनीतिक जीव के पाठ्य पुस्तकों में निम्नलिखित विषयों में से किसके संबंधित विषय वस्तु सम्मिलित है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो हमारा एक छठी क्लास से लेकर जूनियर क्लास तक, मतलब एक 8वीं क्लास तक में सामाजिक और राजनीतिक जीव के पाठ्य पुस्तकों में निम्नलिखित में से किससे संबंधित विषय वस्तु सम्मिलित है। क्या वो मनोविज्ञान साइकोलॉजी से, क्या वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध इंटरनेशनल रिलेशनशिप से, क्या वो अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स से है, क्या वो दर्शन शास्त्र से फिलॉसफी से है। तो इसका सही आंसर क्या होगा बाबू? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि एसएसटी के अंदर ना सामाजिक विज्ञान के अंदर 3 विषय या 4 विषय आते हैं। तो सभी को पता है 4 विषय आते हैं। कौन कौन से? एक तो हिस्ट्री, एक ज्योग्राफी, एक पॉलिटी, एक इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स होता है अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र तो इसकी थीम हो जाएगी भाई, है ना। तो इसका सही आंसर है नंबर नेक्स्ट है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना, कि लोकसभा सत्ताधारी दल का मुखिया इनमें से कौन होता है। तो वही लोकसभा का जो सत्ताधारी एक मुखिया होता है वो तो हमारा प्रधानमंत्री होता ही है ना। तो प्रधानमंत्री इसका सही आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 2 में, है ना। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यालय आधारित आकलन का अनुपयुक्त वर्णन है। अनुपयुक्त पूछ रहा, वो अनुपयुक्त पूछ रहा है, ध्यान रखेंगे जरा। विद्यालय आधारित आकलन का अनुपयुक्त वर्णन है। क्या ऑप्शन नंबर 1 है कि यह शैक्षिक पक्षों को सम्मिलित करता है। ऑप्शन नंबर 2 है कि यह केवल सहगामी पक्षों को सम्मिलित करता है। ऑप्शन नंबर 3 है कि यह गैर शैक्षिक पक्षों को सम्मिलित करता है। ऑप्शन नंबर 4 है कि यह सभी पक्षों को सम्मिलित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, कि यह केवल सहगामी पक्षों को सम्मिलित करता है। तो ये गलत हो जाएगा भाई, इसमें अनुपयुक्त हो जाएगा। केवल की बात आ रही ना यहाँ पर, तो केवल तो नहीं आएगा ना एसएसटी में। केवल क्या कर रहा है, सहगामी पक्षों को सम्मिलित करता है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें जरा, सामाजिक विज्ञान का अध्ययन वैज्ञानिक क्यों है। मतलब हम लोग ये कह रहे हैं कि सामाजिक विज्ञान के अंदर विज्ञान शब्द क्यों लगाया जा रहा है या वैज्ञानिक शब्द क्यों लगाया जा रहा है। तो इसमें हम लोग देखेंगे ज़रा कि यह पाठ्य को समाज के वैज्ञानिक अध्ययन के करने में सहायता करता है। उसके बाद है कि इसके अंतर्गत क्रमबद्ध तरीके से प्रमाणित ज्ञान को अर्जित किया जाता है। इसकी विषय वस्तु वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग करती है। यह सामाजिक अध्ययन को विज्ञान कहने की मांग को पूरा करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा 2 इज द राइट आंसर, क्योंकि इसके अंतर्गत जो है वो क्रमबद्ध मतलब निरंतर, रेगुलर, है ना, तरीके से प्रमाणित, जो प्रमाणित चीज़ें हैं और जहाँ प्रमाण दिखाए जाते हैं वो वैज्ञानिक दृष्टि है, ठीक है। तो प्रमाणित ज्ञान को अर्जित किया जाता है। तो ये 2 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें ज़रा, तो वो है हमारा भारतीय या नागरिक शास्त्र की नामावली में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या एनसीएफ जो है 2005 में बदलाव का क्या सुझाव है। देखो नागरिक शास्त्र मतलब जो सिविक्स है, सिविक्स की नामावली में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में क्या बदलाव का सुझाव दिया गया था। तो सिविक्स को इतिहास भूगोल रखा गया, या सामाजिक या राजनीतिक विज्ञान रखा गया, क्या अर्थशास्त्र रखा गया। तो आज आपने कभी सुना भी होगा ना कि सिविक्स को क्या कहते हैं, पॉलिटी कहते हैं, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग पढ़ते हैं वो सिविक्स के अंदर ही पढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। सामाजिक और राजनीतिक जीवन मतलब एक पॉलिटिक्स हमारा जो है वो सिविक्स बन गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ना। सियरा नेवेदा, सियरा नेवेदा एक बहुत अच्छा खासा पर्वत है और ये सबसे बड़ी रिफ्ट वैली जो है ना हमारे पूरे वर्ल्ड की, वो सियरा नेवेदा एक पर्वतों के बीच की है। और सियरा नेवेदा एक ब्लॉक पर्वत, ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है जो कैलिफोर्निया के अंदर स्थित है और उसी के बीच में आने वाली जो एक वैली है वही वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिफ्ट वैली कहलाती है। तो ये कहाँ पर स्थित है भाई, अलास्का नहीं, कैलिफोर्निया के अंदर स्थित है। ध्यान रखेंगे कैलिफोर्निया में स्थित है हमारा क्या, सियरा नेवेदा। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों में शामिल है, एक नागरिक मतलब एक सिविल जो है हमारा, एक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों में क्या शामिल है, संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान के लिए सम्मान देना। जी ये बिल्कुल सही चला जाएगा आंसर, हमें पढ़ने की और जरूरत है ही नहीं। खैर कि राष्ट्रपति के प्रति सम्मान कोई कर रहा है, नहीं करे ना करे, सरकार के प्रति सम्मान कर रहा है, नहीं करे कोई बात नहीं, उपरोक्त सभी ये तो हो ही नहीं सकता। तो इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है कि संविधान का सम्मान हम लोग करें जो हमें पूरे अधिकार दे रहे हैं, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करें क्योंकि वो भारत का प्रतीक है हमारा, राष्ट्रीय गान को हम लोग क्या करें, उसका सम्मान करें क्योंकि वो एक हमारा नेशनल एंथम है। तो ये इसका सही आंसर है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विवार्षिक विधायिका वाले राज्यों में ऊपरी सदन के रूप में कौन होता है या कौन जाना जाता है। देखो द्विवार्षिक का मतलब यहाँ पर एक और शब्द भी यूज किया जा सकता है कि जिसके अंदर दो सदन होते हैं, द्विसदन जिसे कहते हैं, बाई कैमरल जिसे कहते हैं। तो जिनके अंदर दो सदन होते हैं तो उनमें वो पहले वाला सदन जो ऊपरी सदन है उसे क्या कहा जाता है, तो क्या विधान परिषद कहा जाता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, या विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है, क्या राज्यों की परिषद कहा जाता है, या प्रतिनिधि परिषद कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्यों, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा केंद्र में होती है और राज्यसभा बड़ा सदन होता है। इसी तरीके से राज्य के अंदर अगर दो सदन है तो वहाँ पर एक विधानसभा होती है, विधान परिषद होती है, तो विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग, भारतीय संसद के लिए कोरम क्या है। कोरम का मतलब होता है गणपूर्ति। जिस समय कोई भी सेशन चल रहा है, सेशन के अंदर आज मीटिंग होनी है, कोई भी हमारा लोकसभा का सत्र चल रहा है और उसमें आज की कोई मीटिंग होनी है, तो आज की तारीख में कितने सदस्य होने ज़रूरी है, चाहे बरसात हो रही है चाहे कुछ भी आ रहा है। तो अगर 1/10 सदस्य से कम हैं या या हम लोग कह सकते हैं कि 10% सदस्यों से कम हैं, तो वो क्या हो जाएगा, उस समय कोई भी संसद का सत्र नहीं चलेगा, ना ही तो वो लोकसभा का, ना ही वो हमारा राज्यसभा का। तो इसलिए मिनिमम सदस्य होने ज़रूरी हैं। वो कितने होने ज़रूरी है, तो वो हमारा 40 सदस्य, 60 सदस्य, या कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा, या कुल सदस्यों का 1/12वां हिस्सा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर है। कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा होना आवश्यक है किसी भी हमारे किसके अंदर भाई, किसके, ये सदन के अंदर, सदन के चलने के लिए, है ना, जो कार्रवाई चलती है सदन की। तो नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, किसके तहत संवैधानिक अनुच्छेद राष्ट्रपति के पास सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति देता है। देखो बेसिक सा प्रश्न है, राष्ट्रपति को जो न्यायिक शक्ति मिली हुई है न्यायपालिका से परामर्श लेने की, या सुप्रीम कोर्ट के जजों से या जजों से, अन्य जजों से परामर्श लेने की जो हमारी शक्ति है राष्ट्रपति के पास, वो कौन से आर्टिकल के अंदर है। क्या वो 53 में है, क्या वो आर्टिकल 146 में, क्या आर्टिकल नंबर 143 में है, क्या आर्टिकल नंबर 144 में है। तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर है हमारा डी, 143वां आंसर इसका सही जाएगा। ठीक है, तो क्यों जाएगा 143वां सही इसका, क्योंकि 143 आर्टिकल्स में राष्ट्रपति को कानूनी सलाह लेने की शक्ति है। तो ये इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन भी कह सकते हैं, कॉरपोरेशन भी कहते हैं। तो तेल और प्राकृतिक गैस आयोग कहाँ स्थित है, क्या हल्दिया में, क्या देहरादून में, क्या अंकलेश्वर में है, क्या मुंबई के अंदर है। तो इसका सही आंसर क्या होगा मेरे भाई, तो इसका सही आंसर होगा देहरादून के अंदर जो है ONGC का हेडक्वार्टर है ना। यहाँ हमने ध्यान रखना, बड़ा बेसिक सा अच्छा क्वेश्चन है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकरा पार सिंचाई परियोजना
किस नदी पर स्थित है? देखो ये परियोजना भी आपको पढ़नी पड़ेगी, नदी तंत्र भी पढ़ना पड़ेगा हमें एसएसटी के पेपर के लिए। तो यहाँ पूछा हुआ है काकरापार सिंचाई परियोजना जो है वो किस नदी पर स्थित है? क्या वो महानदी पर है, क्या तुंगभद्रा पर है, क्या दामोदर नदी पर है, क्या ताप्ती नदी पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी इज़ द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि ताप्ती नदी जो है वो मध्य प्रदेश से निकलती है और निकल के सीधा गुजरात में जाती है और गुजरात से होती हुई सीधा एक खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। और ये गुजरात के अंदर ही ना काकरापार परियोजना ताप्ती नदी पर है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेगिस्तान की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है जो रेगिस्तान में बहती है? तो क्या वो लूनी नदी है, क्या नर्मदा नदी है, कृष्णा नदी है और ब्यास नदी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर जो है, क्योंकि लूनी नदी जो है वो राजस्थान से होती हुई ये कच्छ की खाड़ी में, कच्छ के रण में चली जाती है और वहाँ जाके विलुप्त हो जाती है। तो एक राजस्थान की या रेगिस्तान की नदी कौन सी है इंडिया की? वो है लूनी नदी, इन नदियों के अंदर से। ठीक है, नंबर नेक्स्ट है, तारे का रंग जो होता है ना वो क्या करता है? तारे का रंग इसका किसका संकेत होता है? क्या वो उसकी पृथ्वी से दूरी का, क्या सूर्य से दूरी का, या तापमान का, या फिर ल्यूमिनोसिस का? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि तारे का रंग उसकी आयु का भी सूचक होता है और उसके तापमान का भी सूचक होता है। जितना तारा जैसे चमकता है, जितना तेज चमकेगा जो तारा, तो उसके अंदर उसका ताप उतना ही ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा ताप होगा, जितना ज़्यादा सूर्य चमक रहा होगा, उसकी आयु उतनी ही कम होगी, क्योंकि उसका ईंधन ज़्यादा जल रहा है, और जितना ईंधन ज़्यादा जलेगा उसकी आयु उतनी ही कम हो जाएगी और चमकेगा वो ज़्यादा। ठीक है, तो तारे का जो रंग होता है वो उसकी चमक का एक कह सकते हैं ना समानुपाती होता है। ठीक है, नंबर नेक्स्ट हम लोग देखें, गदर पार्टी इतिहास का बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन पूछा हुआ है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 60वें नंबर का, कि गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? क्या वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, क्या वो श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा, क्या विपिन चंद्र पाल के द्वारा, क्या वो लाला हरदयाल के द्वारा? 1913 में ना 1913 में है ये स्थापना हुई थी गदर पार्टी की। कहाँ पर? सैन फ्रांसिस्को। कहाँ पर पड़ेगा? यूएसए के अंदर। तो यहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी और किसने करी थी? लाला हरदयाल इज़ द राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। तो ये थे आज के हमारे टॉप 16 क्वेश्चन फॉर एसएसटीसी टेट के एग्ज़ाम के लिए। और अगर आपको हमारा दी हुई जो नॉलेज है अगर आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। एंड थैंक यू सो मच।